मौर्य काल के पश्चात भारत में प्रारंभ होता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल उस काल को कहा जाता है जब भारत पर शक, कुषाण, शुंग, सातवाहन इत्यादि विभिन्न वंशों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया था। ये पूरा टाइम पीरियड यदि हम देखें तो ये पूरा टाइम पीरियड मौर्योत्तर काल का हम मान सकते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का। इस समय के अंतर्गत भी कृषि से संबंधित विविध क्रियाएं जुताई, बुवाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई आदि की जाती थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था और भारत की कृषि जो थी वो भारत की आर्थिक स्थिति का एक प्रमुख अंग भी थी। लोहे के प्रयोग ने इन सभी के क्रियाओं को बहुत गति दे दी थी। जंगल साफ करना हो, जुताई हो, फसलों की कटाई में लोहे के औजार अधिक उपयोगी थे। सिंचाई की सुविधा की ओर राजाओं ने विशेष ध्यान दिया। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। खारवेल के कलिंग का राजा था खारवेल, उसका एक हाथी गुम्फा अभिलेख है और उस हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख प्राप्त होता है कि तनसुलिया नदी नहर को उसने कलिंग तक विस्तृत करवा दिया था, जिससे कि कलिंग में पानी की परेशानी समाप्त हो जाए। और सुदर्शन झील के बारे में आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बताया था, अभी अशोक के संदर्भ में भी बताया था। रुद्रदामन के समय में यह टूट गई थी तो इसमें से नहरें निकालने का काम रुद्रदामन के समय में किया गया था। इस काल में हमें एक और चीज दिखाई देती है, वो है भूमिदान की प्रक्रिया। अब तक आपको बताया गया था कि भूमि का व्यक्तिगत स्वामी कौन था, किसान था, लेकिन अब हम यह देखते हैं कि भूमि का स्वामी राजा माना गया। राजा जिसे चाहे भूमि दान दे सकता था। जो उस भूमि को जोत रहा है उस भूमि को वो तब तक जोतता रहता था जब तक कि वो उस भूमि दान पाने वाले को कर देता रहे। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख हमें जो अभिलेखिक उल्लेख है वो हमें प्राप्त होता है नागानिका सातवाहन वंश की राजकुमारी थी। नागानिका का नाना घाट अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें हमें उल्लेख प्राप्त होता है, यानी कि भूमिदान जब दी जाती थी तो उस व्यक्ति को कुछ करों से या पूर्णतः करों से पूरी तरह से उसे माफ कर दिया जाता था। केंद्रीय सत्ता के अभाव में भूमि का स्वामी किसान होता था और जो भूमि पर कृषि करता था। ग्रामदान के अनेक उल्लेख दर्शाते हैं कि कर ग्रहण का उत्तरदायित्व तथा राजा की व्यक्तिगत भूमि दानग्राही के पास चली जाती थी। सामान्यतः राजा प्रजा से उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। कर में छूट भी दी जाती थी और कर ग्रहण के बदले राजा जनता की सुरक्षा करता था। कृषि उत्पादन में समय में वृद्धि हुई, क्योंकि व्यापारिक वस्तुओं में कृषि उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक है। जब आप लोग व्यापार के बारे में पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि ये वो समय था जब भारत का विदेशी व्यापार बहुत बड़ा था और विदेशी व्यापार में वस्तुएं क्या थी, मद की वस्तुएं, वे सारी कृषि से संबंधित थी। तो स्वाभाविक है, हम कह सकते हैं कि इस समय में कृषि उत्पादन बढ़ गया था। पश्चिम भारत में जैसे कपास का उत्पादन होता था, दक्षिण भारत में चावल और कपास, इन दोनों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। दक्षिण और पश्चिमी समुद्री तटों पर मसालों की खेती की जाती थी। अब है गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था। गुप्तकाल में भी कृषि पर बहुत ध्यान दिया गया और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है गुप्तकालीन साहित्य से। ये साहित्य कौन कौन सा है? स्मृतियों, बृहत संहिता, अमरकोश, कालिदास की रचनाएं आदि हमें इसकी जानकारी देती हैं। हल में लोहे की फाल का प्रयोग किया जाता था। बृहस्पति और नारद स्मृति में कृषि उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख प्राप्त होता है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। बृहत संहिता में पूरा अध्याय हमें पृथ्वी के नीचे जल खोजने की विधियों से संबंधित प्राप्त होता है। सामान्यतः उपज जो थी वो विभिन्न वस्तुओं की होती थी। अमरकोश में उपज की कुछ वस्तुओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि। बृहत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है, यानी कि एक वर्ष में 3 फसलें होती थीं। एक फसल सावन के महीने में तैयार होती थी, दूसरी फसल बसंत में तैयार होती थी और तीसरी फसल चैत्र या बैसाख में तैयार होती थी। इस काल में हमें भूमि के विभिन्न प्रकार पता चलते हैं, जैसे भाग, उपरी, ये कर हुआ करते थे जो भूमि पर लिए जाते थे, भाग, उपरी, उद्रंग आदि। सुहल और दुहल दो हमें नाम प्राप्त होते हैं। सुहल अच्छे हल को कहा जाता था, दुर्हल
बुरे हल को कहा जाता था। इसी प्रकार से जो सिंचित भूमि होती थी, जो कृषि युक्त भूमि होती थी, उसे सीता कहा जाता था। बाद में कहीं कहीं इसका नाम सीत्या भी हमें प्राप्त होता है। गुप्तोत्तरकालीन भारत की बात करें तो इसमें अगर भारत के इतिहास में सीधे आता है हर्षकालीन भारत। ठीक है, 600 से लगभग 700 ईस्वी तक का जो समय है वो हर्षकालीन भारत का माना जाता है, हालांकि 650 तक का ही है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इस समय में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। तत्कालीन साहित्य से ये पता चलता है कि उस समय खेतों का नाप लिया जाता था, उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती थी और भूमि की उत्पादकता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता था। जैसे वाहिद, वाहिद कहते थे जो भूमि बोई गई हो, अकृष्ट जिस पर खेती ना की गई हो, ऊसर जिसमें बीज ना उगता हो अर्थात बंजर। वेनसांग ने भी अपने विवरण में भूमि की उर्वरता की प्रशंसा की है तथा अन्नों के बहुतायत से पैदा होने का उल्लेख किया है। उसने अनेक कृषि कर्म में उपयोगी उपकरणों यथा हल, फावड़ा, दराती आदि का उल्लेख भी किया है। इस काल में अधिक उत्पादन का जो प्रमुख कारण दिखाई देता है वो था शायद सिंचाई के साधनों का विस्तार होना। राज्य तथा व्यक्तियों ने समग्र रूप से सिंचाई के साधनों का निर्माण किया। बांध निर्माण करना, नदियों से नहर निकालना, तालाब निर्माण कराना आदि सिंचाई के लिए कार्य किए गए थे। बावड़ियों से भी सिंचाई के उल्लेख प्राप्त होते हैं। आदित्य सेन की पत्नी कोण देवी ने सिंचाई हेतु तालाब का निर्माण करवाया था। अग्निपुराण में सिंचाई हेतु साधन जुटाना राजा के प्रमुख 8 कर्तव्यों में से एक माना गया है। सिंचाई रहट से होती थी और संस्कृत ग्रंथों में इसके लिए अर्घट्ट शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। यद्यपि इस काल में कृषि कार्य किसी एक वर्ण या वर्ग के व्यक्ति के लिए निश्चित नहीं था, लेकिन अधिकांशतः खेती का कार्य शूद्र करते थे। जो भूमि ब्राह्मणों और सामंतों को प्रदान की जाती थी उस पर भी बटाई का कार्य शूद्र ही करते थे। सामंती व्यवस्था के कारण कृषकों और राज्यों के मध्य अनेक बिचौलिए आ गए थे जो कृषकों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। इसीलिए कृषकों को भारी कर देने पड़ते थे और उनकी आर्थिक स्थिति सदैव दयनीय बनी रहती थी। राज्यों में होने वाले परस्पर युद्धों में भी फसलों का विनाश होता था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मौर्य काल में ध्यान रखा जाता था कि फसल को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचे, लेकिन यहाँ परस्पर युद्धों ने किसानों की स्थिति को दयनीय बना दिया। साहूकार भी कृषकों से अधिक ब्याज वसूलते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर्ष के काल में या गुप्तोत्तर काल में कृषि की जो स्थिति थी वो गिरावट वाली हो गई थी। इस तरह से प्राचीन काल में कृषि का धीरे धीरे विकास हुआ कि मानव ने अनजाने ही बीजों को जमीन में पड़ा हुआ देखते हुए उसका उत्पादन भी देखा और उसके उत्पादन से धीरे धीरे उसे कृषि कर्म करना आया और उसने धीरे धीरे कृषि में विभिन्न तकनीक अपनी विकसित करके उत्पादन को बढ़ाना और श्रेष्ठ स्तर का उत्पादन प्राप्त करना सीख लिया था। धन्यवाद।